अध्याय 3 व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर 3 देख रहे हैं कि सरकार क्या है। अब सरकार ये होती क्या है, इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल किसी भी देश में क्यों होता है, हमारे सिटीजन्स एज अ सिटीजन नागरिक के तौर पे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, सरकारें करती क्या है, वो डिसाइड कैसे करती हैं कि क्या करना है, और अलग अलग सरकारों में क्या अंतर है। यहां पर हम दो सरकारों को लेंगे, एक है मोनार्की और एक है डेमोक्रेसी। मोनार्की का मतलब होता है जहां पर राजा का शासन हो, और डेमोक्रेसी का मतलब हो जहां लोगों का शासन है। तो हर एक देश उसको गवर्नमेंट चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक देश के लिए, पूरे देश को लेके करने पड़ते हैं, और उस देश को तो और छोटा 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 करते हुए आप स्थानीय लेवल पे भी आ जाइए। जैसे रोड बनाना हो, स्कूल बनाना हो, अगर प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, तो उनको कौन कम करेगा, उसके लिए कौन एक्शन लेगा। इलेक्ट्रिसिटी मिले, लोगों को बराबर इलेक्ट्रिसिटी मिले, पानी मिले, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो मिले, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाने की जरूरत पड़ती है। वाकई जो हमारा देश है, क्योंकि हमारा देश एक थोड़ा गरीब देश है, यहाँ पर इन गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे पोस्टल, डाक सेवा, रेल सेवा, ये सरकार के जिम्मे रहता है। एक और बहुत जरूरी काम है सरकार का, वो है हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, या ये कहें कि जो हमारे रेखाएं, बॉर्डर्स, उनके साथ मिले हैं जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं। पहले तो हमको उनसे प्रोटेक्ट करना, अगर वो दुश्मन देश है तो, जैसे चाइना हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमें पीसफुल रिलेशनशिप रखना है। देखिए, आपके पड़ोसी ही आपके काम आते हैं, बाकी तो बाद में आते हैं। तो पड़ोसियों से प्यार, मोहब्बत, ट्रैंक्विलिटी, पीसफुलनेस, ऐसे रिश्ते रखना भी ये सरकार का काम होता है। ये भी ध्यान रखना होता है सरकार को कि नागरिकों को कम से कम खाने को मिले, कम से कम मतलब मिनिमम उनको ये तो हो कि खाने के लिए मिल जाए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की फैसिलिटी, ये सरकार का काम होती है। अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे सुनामी आ गई, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो वहां पर लोगों की मदद करना, जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद करना, ये भी सरकार के जिम्मे आता है। अगर कोई ऐसी बात आती है जिसमें लोगों के बीच में, सरकारों के बीच में, या किसी दो पार्टी के बीच में कोई दिक्कत आती है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। तो ये न्यायालय जो है, कोर्ट, ये भी सरकार का ही एक अंग है। जब लोग कहीं रहते हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पर जंगल राज ना हो जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, एक तरीका अपनाना होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके हिसाब से वो समाज चलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो कुछ डिसीजन बनाने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर ये लद्दाख की बाउंड्री है, या ये राजस्थान की बाउंड्री है, यहां पाकिस्तान है, यहां पर चाइना है, इन बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, उनको बताना कि भाई अगर कोई आक्रमण होता है, कोई घुसपैठ होती है, तो उससे कैसे निपटना है, आप लोगों को क्या करना है। तो अगर हमको देश को बचाना है तो हमको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, और उनको लागू भी करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। केवल डिसीजन लेने से, अगर केवल कैबिनेट में बैठ के या फिर संसद में बैठ के डिसीजन लेना है, वो तो कोई भी ले सकता है। उनको लागू करवाना ये बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वो जो लोग वहां रहते हैं उनको पता भी चले और वो इसको समझें और वो इंप्लीमेंट भी करें। तो सरकार के अलग अलग लेवल्स होते हैं, सरकार के अलग लेवल होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं, ये पूरा देश है हमारा, हमारे पूरे देश की एक सरकार है जो दिल्ली में बैठती है, और संसद जिसे हम कहते हैं, संसद के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, वैसे तो सरकार मेजॉरिटी की पार्टी होती है, लेकिन संसद का मेन रोल होता है इसमें, राज्यसभा, लोकसभा का ज्यादा रोल होता है। तो यहाँ पर दिल्ली में हमारी सेंट्रल सरकार बैठती है, जो पूरे देश के लिए सोचती है, पूरा देश के लिए सोचती है, और उसका और लेवल आप कम कर दें। जैसे
अब हमारे जितने भी क्षेत्र बने थे, जितने भी राज्य डिवाइड हुए थे, वो सब भाषाई आधार पे हुए थे। तो भाषा के आधार पे स्टेट्स बने थे। हर एक स्टेट वो इतना बड़ा है, हमारे ऐसे ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ऐसे कंट्रीज हैं उनसे भी बड़े हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की 22-23 करोड़ पॉपुलेशन ले लीजिए, ये तो आप यूरोप की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर मैं आपको बताऊं तो कनाडा की पॉपुलेशन केवल 3.5 करोड़ है, पूरे कनाडा की, और उसका जो क्षेत्रफल है, जगह है, वो हमसे बहुत ज्यादा है। हम कितने हैं? 135 करोड़, वहां केवल 3.5 करोड़ है। तो यहां पर ये जो हमने डिसाइड किए हैं, 28 हमारे राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये 28 राज्य हैं, इनके ऊपर भी कोई ना कोई स्थानीय या कहें उस क्षेत्र की सरकार होनी चाहिए। तो हर एक हमारा जो राज्य है उसकी सरकार है। कई ऐसे यूनियन टेरिटरीज है, जैसे दिल्ली है, वहां पर अपनी सरकार है। कई ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है या गवर्नर का रूल है। तो जैसे आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल होता है और ये केवल रिप्रेजेंटेशन होता है केंद्रीय सरकार का। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो केंद्र के अधीन आते हैं, केंद्र उनकी बागडोर संभालता है। बाकी जो स्टेट होता है वो स्टेट का एक बकायदा सरकार होती है, जिसका एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, यहाँ विधायक होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी कि जैसे हमारा पूरा स्टेट हो गया हरियाणा, आसाम, ये स्टेट हो गया, यहाँ अलग सरकार है। फिर उसके बाद एक और लेवल आ जाता है। अभी मान लीजिए एक स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है, जैसे मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लिया, यहाँ पर दोबारा ले जाता हूँ। इतना बड़ा स्टेट है, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट को फिर अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है और इस वार्ड के हिसाब से फिर निगम पार्षद इस तरीके से हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो चाहे आप जो कॉर्पोरेटर्स करते हैं वो आप करते हैं निगम के लिए, यानी कि अपने वार्ड के लिए। आप जो विधायक करते हैं वो आप इलेक्ट करते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो जो मैक्सिमम विधायक जो चुन के आएंगे वो अपनी सरकार बनाते हैं, अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। तो विधायक होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और जो आप एमपी चुनते हैं वो एमपी जो होता है वो स्टेट जो कभी कभी स्टेट को देश भी कहते हैं, तो यूनियन कह देता हूं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट मान लीजिए इसको, देश की सरकार। तो सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश के लिए। फिर हर एक राज्य के लिए कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट होती है। फिर और लोकल लेवल पे आ जाइए तो लोकल गवर्नमेंट हो जाती है। अगर आप शहर की बात करते हैं तो आप म्यूनिसिपैलिटी होगी, और शहर के पॉपुलेशन और क्षेत्रफल के हिसाब से या तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाएगा, या म्यूनिसिपल काउंसिल कहलाएगा, या नगर पंचायत कहलाया जाएगा। यानी अगर आप दिल्ली मुंबई की बात करें या मुंबई की बात करें, मुंबई में करोड़ों लोग रहते हैं, मतलब वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी। और थोड़ा लेवल पे नीचे आ जाए तो म्यूनिसिपल काउंसिल, और थोड़ा कम लेवल पे आ जाए तो नगर पंचायत। तो छोटे छोटे शहर भी हैं उसके हिसाब से। अब आप गांव पे आ जाएं, गांव में क्या होगा, जो सब एक गांव की जो पंचायत होगी, या फिर अगर ऐसा आसपास का गांव है जो थोड़ा छोटा है तो वो हो गई आपका विलेज पंचायत, वो आपकी हो गई विलेज पंचायत। और फिर उसके बाद अलग अलग जो गांव हैं उनको हम इस तरीके से मिला देते हैं, और फिर उसको हम इंटरमीडिएट पंचायत कहते हैं, वो इंटरमीडिएट पंचायत हो गई। फिर उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इनको मिला दिया जाए, इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जाते हैं। फिर फाइनली जो जिसको हम पंचायत का नाम देते हैं। अब जो गवर्नमेंट है उसका काम है लॉ बनाना, कानून बनाना सबके लिए, जो भी उस देश का बाशिंदा है, जो भी उस देश का नागरिक है, उनके लिए कानून बनाना ये गवर्नमेंट का काम है। और उसके बाद कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून को लागू भी करना है। तो उनके पास ये पावर भी होती है कि वो इसे लागू करें, तो पुलिस के जरिए और तमाम उनके अंग हैं जिसके जरिए वो ये कर सकती है। कोई भी ऐसा बंदा, जैसे मान लीजिए सरकार ने रूल निकाल दिया कि भाई ऐसा है, आपको हेलमेट लगाना है या फिर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए गाड़ी का, जैसे कोरोना काल है कि मुंह पे मास्क लगाना है, तो अगर ऐसा कोई नहीं करता तो वो जेल भी जा सकता है, उसको जुर्माना भी लग सकता है। तो अगर कोई ऐसा है नागरिक जिसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया गया है, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, या उसको रिलीजन या कास्ट के बेस पे, धर्म या जाति के आधार पे कुछ उसके साथ कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो कभी भी कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट बाकायदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो उसका संज्ञान लेंगे और न्याय संगत उस पर काम करेंगे। दो तरीके की गवर्नमेंट है जिनको मैं आपको यहां बताऊंगा, और दो तरह की गवर्नमेंट हो गई, एक है मोनार्की और एक है डेमोक्रेसी। अच्छा, मैं दो ही तरीके की बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे तरीके की गवर्नमेंट होती है, दो आपको बता रहा हूं, तो इसमें आप अंतर समझिएगा कि एक में राजा होता है, एक में राजा देश की प्रजा होती है।
तो प्रजा जो सरकार चुनती है वो डेमोक्रेसी हो गई, और जो देश का राजा अपने आप चुना जाता है, जैसे इनके पिताजी पहले सऊदी अरब के राजा थे, अब ये राजा हो गए हैं, अब ये किंग है। लेकिन एक बात देखने योग्य है, सऊदी अरब जो है वो एडवांस कंट्री है, बहुत आगे है, और अरब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। चलिए इसमें अंतर देखते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, तो फिर कई लोग कहेंगे चाइना इतना अच्छा क्यों है, चाइना तो सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, इतना आगे बढ़ गया, इतना बढ़िया उसकी जीडीपी है। तो अलग अलग लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। रूलर, जो लोग रूल करते हैं, तो मोनार्की में एक ही राजा होगा, डेमोक्रेसी में ये मेजॉरिटी रूलर है, यानी कलेक्टिव है। इसमें कोई बेसिकली आप कहें रूलर हम ही लोग होते हैं, यानी नागरिक होता है। कैसे आप रूलर सिलेक्ट करते हैं? मोनार्की में कोई तरीका नहीं है। इसमें यह है कि जो राजा है उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, तो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहेगा। डेमोक्रेसी में यह है कि आप इलेक्शन होगा, लोग इलेक्ट करेंगे, बाकायदा वोट कास्ट करेंगे, वोट जिनको ज्यादा मिलेगा वो इलेक्ट हो जाएगा। रूलिंग सिस्टम या रूलिंग मैकेनिज्म क्या है? ये मोनार्की बड़ा रॉयल होता है ना, कुछ लोगों को बड़ी, मतलब जो राजा या राजा का परिवार है उनको बड़ा अच्छा, वो उन्होंने अपना आय संपत्ति या ये कहें बहुत अच्छा आलीशान महल वहल होता है उनका। डेमोक्रेसी में जो रूलिंग सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका है। टाइप क्या है? ये ट्रेडिशनल, मोनार्की ट्रेडिशनल है, राजा का बेटा राजा, राजा का जो सालों से चला रहा है, ऐतिहासिक तौर पे चला रहा है। डेमोक्रेसी आज का सिस्टम है भाई, देश के सारे जितने लोग हैं वो चूज करेंगे कि उनको कौन गवर्न करेगा, उनका कौन राजा होगा। जैसे अभी के राजा हमारे मोदी जी है। पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादा पावर जो होती है सारी रॉयल फैमिलीज को होती है। यहाँ पर कोई किसी के विरुद्ध बोल नहीं सकता, वहां पर कोड़े पड़ जाएंगे या सीधा हलाक कर दिए जाएंगे। हलाक मतलब मारना होता है। पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पर डेमोक्रेसी में, यहाँ पर लोगों को पावर होती है, लोग अपनी बात कह सकते हैं किसी के विरुद्ध, यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी की गलत काम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अथॉरिटी क्या है? ये तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, जमाने से चली आ रही है। यहाँ पर जो है अथॉरिटी, मैंने कहा कि आपने उन लोगों को दे दी है जिनको आपने इलेक्ट किया है, तो जिनको आप वोट देके इलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉर्पोरेटर को, विधायक को, और इसी तरीके से आप एमपी को चुनते हैं, फिर वो आगे अपने लोगों को चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनते हैं। तो ये अंतर है इन दोनों तरीके की गवर्नमेंट में। अब हिंदुस्तान जो है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। मेन आइडिया ये था कि लोगों को लगे कि हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम खुद गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरीके से? वो वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वो प्रतिनिधि जो है इलेक्शन के तौर पे चुने जाते हैं, और वो प्रतिनिधि है जो जाके फिर वो आगे अपने जो नेता है उनको चूज करते हैं। और हमारे देश में एडल्ट, जितने भी एडल्ट हैं, यानी 18 साल से ऊपर जितने भी लड़के लड़कियां हैं, वो वोट कर सकते हैं। अब मैं जरा यहां पर बताऊं कि पहले ऐसा होता नहीं था। यहां पर इसकी कहानी मैं बाद में बताता हूं। यहां पहले बता दूं कि पहले ऐसा होता नहीं था। पहले क्या था कि केवल वो लोग जो पढ़े लिखे हैं या जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, एक तरीके की एक अमाउंट की प्रॉपर्टी है, वही लोग एजुकेटेड जिन्हें कहते थे, उसमें पढ़े लिखे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। इसका मतलब अगर कोई औरत है, आदमियों को अधिकार था, औरत है जिसके पास प्रॉपर्टी कम है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान में पहले भी ऐसे ही होता था। पहले जब अंग्रेजों का राज था तो बहुत कम एक माइनॉरिटी थी, वही देश चलाती थी, वो सारी मेजॉरिटी का फैसला करती थी। लेकिन उसके बाद आए गांधी जी और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ये प्रैक्टिस को कहा ये अनफेयर है, ये गलत है, इसमें सबको राइट होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है, उसके पास सोचने की शक्ति तो है, केवल वो पढ़ना लिखना तो नहीं जानता, लेकिन बाकी चीजें, सांसारिक चीज तो जानता है। तो हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो यहां पर मैं कहानी बताना चाहूंगा। हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको हम एडवांस कंट्री कहते हैं। ये 1940 वाली की बात बता रहा हूं, उसके पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो हुआ ये कि जो बहुत लड़ाइयां चली, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब ये देखा गया कि सारे लोग तो लड़ने चले गए। अब यहाँ पर आधिकारिक काम कौन करेगा? तो औरतों को केवल ऑब्जेक्ट समझा जाता था, उनको घर पे काम कराया जाता था, घर पे काम करती थी, वो बच्चों को संभालती थी, जैसे हमारे यहाँ समझा जाता है अभी भी। तो इनको क्या किया गया, काम तो चाहिए था, तो इन औरतों को बोला गया, तो औरतें आ गई, उन्होंने काम करना शुरू किया। जो उनके पहले मर्द करते थे, पहले आदमी करते थे,
और उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया साहेब, बहुत बेहतरीन काम किया और सबको मानना पड़ा। जैसे हम लोग मानते हैं कि हमारे घर की जो औरत है, हमारे घर की जो मदर है, वो शायद हमारे पिताजी से ज्यादा काम करती है। खाना बनाती है, सुबह 5 बजे जग जाती है, रात के 11 बजे सोती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, नौकरी जाती है, सब बच्चों को पालती है, सब कुछ करती है। तो औरतों ने जबरदस्त काम कर दिया। फिर कई लोगों ने देखा कि हाँ वाकई औरतें काम करती हैं भाई, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो फिर उन लोगों ने और साथ में औरतों ने आवाज उठाई। कई लोग बेचारे मारे गए, कई लोग जेल के पीछे डाल दिए गए, लेकिन फाइनली इनको ये सक्सेस मिली। और फिर इनको, पहले उनके यहाँ भी ऐसे होता था, केवल जो अमीर लोग हैं या प्रॉपर्टी है वो लोग वोट करते थे, लेकिन उसके बाद अमेरिका में 1920 में सबको राइट ऑफ वोट मिला, सब वोट कर सकते हैं अब। और यूके में थोड़ा 8 साल बाद 1928 में सबको वोट देने का अधिकार मिला। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।